गुरुदत्त की बर्थ एनिवर्सरी है। What a filmmaker. I was just mesmerized by Guru Dutt. I kept asking questions about him at a young age. I wanted to know, and there was whoever spoke to me, some aunts even gave me information I shouldn't have got about Guru Dutt at a young age. I just was obsessed by him. बहुत सारी फिल्मों में से बहुत कम फिल्में होती हैं जो अपने डायरेक्टर की जिंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ती है। कागज के फूल एक ऐसी ही फिल्म थी, एक फिल्म जिसे कुछ लोगों के हिसाब से गुरुदत्त के लिए कर्ज माना जाता है, एक ऐसी हार जिसने उनसे उनका सबसे बड़ा हथियार, उनकी डायरेक्शन हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। कुछ लोग कहते हैं कि ये फिल्म उनकी अपनी जिंदगी थी, एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी जो स्क्रीन पर लिख दी गई। लेकिन एक बात सब मानते हैं कि ये फिल्म उस दौर की सबसे खूबसूरत और सबसे आर्टिस्टिक फिल्मों में से एक थी, एक ऐसी मास्टरपीस जिसे उस वक्त की ऑडियंस ने बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। तो सवाल ये उठता है क्यों? तो ऐसा क्या है कागज के फूल में जो उसकी नाकामी ने एक लेजेंडरी डायरेक्टर को तोड़ दिया, और कैसे एक फिल्म जो बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर थी, जिसे उस वक्त की ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था, वो कल्ट क्लासिक बन गई। कागज के फूल की सिनेमेटोग्राफी इंडियन सिनेमा में एक रिवॉल्यूशन थी। प्यासा और इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर सेम थे, लेजेंडरी वीके मूर्ति, जिन्होंने इस बार लाइट और शैडो का यूज प्यासा मूवी से भी बेहतरीन किया है और बनी इंडिया की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म, जिसका मतलब है कि पुराने स्क्वायर लाइक फ्रेम को छोड़कर एक वाइड स्क्रीन फ्रेम का यूज होना, जिसके कारण ऑडियंस को एक्स्ट्रा वाइड कैनवास देखने को मिले। गुरुदत्त ने इसका यूज सिर्फ बड़े दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि इमोशन को और बेहतरीन तरीके से दिखाने के लिए यूज किया। और इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन द स्पॉटलाइट सीन, जहां सुरेश सिन्हा और शांति एक खाली स्टूडियो में बैठे हैं और उन दोनों के ऊपर एक सिंगल बीम ऑफ लाइट पड़ रही होती है, जो उन दोनों के बीच की एक इनविजिबल वॉल बन जाती है। इस स्पॉटलाइट को क्रिएट करने के लिए वीके मूर्ति ने स्पेशली स्टूडियो लाइटिंग का यूज किया है, जिससे एक ड्रामेटिक इफेक्ट आया। ये सीन लोनलीनेस और स्पॉटलाइट की ड्रामेटिक फीलिंग देता है, जैसे दुनिया में इतने सारे लोग होने के बावजूद भी इंसान अकेला पड़ जाता है। सिनेमास्कोप का असली जादू ये था कि उस वक्त वाइड फ्रेम में गुरुदत्त ने अकेलेपन को और बड़ा दिखाया था। जब सुरेश सक्सेसफुल होता है तो वाइड फ्रेम लोगों से भरा होता है, लेकिन जैसे ही डाउनफॉल शुरू होता है, एक बहुत बड़े वाइड फ्रेम में सुरेश और छोटा दिखने लग जाता है। इस मूवी ने दिखाया लाइट और शैडो भी खुद ही एक कैरेक्टर बन सकते हैं। तो सवाल यह है कि जब फिल्म इतनी आर्टिस्टिक थी तो ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट क्यों कर दिया? जिसका जवाब सिंपल है, कागज के फूल गलत वक्त पर रिलीज हुई थी। इसके फेल होने के पीछे कुछ बड़ी वजहें थी। सबसे पहली वजह इसकी थीम। यह 1950s का समय था जब लोग थिएटर में अपनी रियलिटी से एस्केप करने के लिए आते थे। उन्हें लव स्टोरी और हैप्पी एंडिंग चाहिए थी, लेकिन गुरुदत्त ने उन्हें इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी दिखा दी, एक डायरेक्टर का अकेलापन और स्ट्रगल। ये वो सच थे जिसके लिए उस वक्त की ऑडियंस तैयार नहीं थी। दूसरी वजह, एक अनरिलेटेबल दुनिया, एक सक्सेसफुल डायरेक्टर का दुख दर्द और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की पॉलिटिक्स एक आम आदमी के लिए अनरिलेटेबल थी, जहां लोग हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। गुरुदत्त ने दी एक ट्रेजिक एंडिंग। ये उनके लिए एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ था जिसे उस वक्त की ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर पाई। इसलिए कागज के फूल को उस वक्त की ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ये फिल्म उनके लिए नहीं, आने वाली जनरेशन के लिए बनी थी। ये खेल है कब से जारी। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है कागज के फूल के बारे में कि ये फिल्म असल में गुरुदत्त की अपनी जिंदगी का एक आईना थी। फिल्म का हीरो सुरेश सिन्हा एक सक्सेसफुल डायरेक्टर, लेकिन उतना ही अकेला। रियल लाइफ में गुरुदत्त एक सक्सेसफुल डायरेक्टर, लेकिन उतने ही अकेले थे। दोनों अपने काम को लेकर बहुत पैसिनेट थे और दोनों ही इंडस्ट्री के तौर तरीकों से थक चुके थे। फिल्म में सुरेश अपने पत्नी और बच्चों से अलग रहता है और उसकी जिंदगी में एक नई एक्ट्रेस शांति आती है। फिल्म की ये कहानी गुरुदत्त के रियल लाइफ से बहुत अजीब तरीके से मिलती है। रियल लाइफ में गुरुदत्त की शादी एक
फेमस सिंगर गीता दत्त से हुई, लेकिन उनके मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी और ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है जब गुरुदत्त के प्रोफेशनल लाइफ में आती है एक न्यू कमर, बिल्कुल शांति की तरह, वहीदा रहमान। फिल्म में सुरेश और शांति का कनेक्शन बहुत प्योर लेकिन अधूरा दिखाया है। कई लोग मानते हैं कि ये गुरुदत्त के रियल लाइफ इमोशन का एक रिफ्लेक्शन है। मीडिया में तरह तरह की बातें चलने लगी जिसके कारण गुरुदत्त बहुत अकेले रहने लगे। और सबसे बड़ी बात, गुरुदत्त मानते थे एक फेमस फिल्म मेकर होने के बावजूद भी उन्हें इंडस्ट्री में अक्सर एक आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया जाता था, एक ऐसा आर्टिस्ट जो अपने दौर से आगे की सोच रखता था। ये सब सुरेश के कैरेक्टर में साफ दिखता था। और सबसे अजीब बात यह है कि जब गुरुदत्त ने ये फिल्म बनाई उस वक्त वो अपने करियर के पीक पे थे, उन्होंने कोई फेलियर नहीं देखा था। इसलिए ये फिल्म एक ऑटोबायोग्राफी से ज्यादा एक भविष्यवाणी थी। फिल्म का हीरो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स से टूटकर आखिर में अकेले ही मर जाता है। ये सिर्फ इस फिल्म की एंडिंग नहीं थी बल्कि एक दर्दनाक भविष्यवाणी थी। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस में फेल होने के बाद गुरुदत्त इतना टूट गए कि उन्होंने डायरेक्शन ही छोड़ दी। उनकी पर्सनल लाइफ भी दुख और अकेलेपन में डूबती चली गई। और इसके कुछ सालों बाद ही 10 अक्टूबर 1964 में स्लीपिंग पिल्स और अल्कोहल के ओवरडोज से उनकी मौत हो जाती है। वो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं और पीछे छोड़ के जाते हैं सिर्फ कागज का फूल, जो इंडिकेट करता है एक सुंदर चमकदार जिंदगी जो जितनी अच्छी दिखती है उतनी खोखली है। एट द एंड जो बिल्कुल कागज के फूल की तरह नकली है। वक्त है मेहरबान, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करें तुम फुर्सत कहाँ। कागज के फूल की कहानी 1959 में एक बॉक्स ऑफिस डिजास्टर पे ही खत्म हो सकती थी। फिल्म रिलीज हुई और इसे क्रिटिक्स ने बोरिंग और डिप्रेसिंग बता दिया और उस वक्त की ऑडियंस ने इसे बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त के लिए ये चैप्टर क्लोज हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता एक नई ऑडियंस आई। 70s और 80s के दशक में जब लोगों ने इस फिल्म को टीवी और फिल्म फेस्टिवल में दोबारा देखा तो उन्हें लगा जो चीज 1959 में उदासी लग रही थी वो असल में एक बहुत आर्टिस्टिक और ऑनेस्ट कहानी थी। धीरे धीरे कागज के फूल को कल्ट क्लासिक का सिंबल मिला और आज ये फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में पढ़ाई जाती है। स्टूडेंट इसकी टेक्निकल ब्रिलियंस, वीके मूर्ति की सिनेमेटोग्राफी और गुरुदत्त के डायरेक्शन, उनकी सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग को समझने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम स्टडी करती है। और आखिर में ये फिल्म इसलिए अमर हो जाती है क्योंकि इसकी कहानी टाइमलेस है। फिल्म के थीम जैसे लोनलीनेस, आर्टिस्टिक स्ट्रगल और सक्सेस की कीमत चुकाने का दुख, ये वो फीलिंग है जो हर दौर का आर्टिस्ट फील करता है। इसलिए 65 साल बाद भी कागज के फूल रेलिवेंट है और जिसकी महक वक्त के साथ और गहरी होती जा रही है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें बॉलीवुड पसंद नहीं है उसे इन दो मूवियों को ट्राई करना चाहिए, और जो इसको देखने और एनालाइज करने के बाद मैं भी मानता हूँ। और मेरा एक सवाल है, अगर कागज के फूल उस वक्त फ्लॉप नहीं होती तो आज हमें कितनी मास्टरपीस मूवियां और मिल सकती थी। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए पीस आउट। ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।